वी हैव नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड 4 लेक्चर्स के अंदर या 6 लेक्चर्स के अंदर। वीकेंड पे 2 होते हैं और वीकडेज में 3 होते हैं, तो 2 वीक्स के 6 लेक्चर्स। टाइम सेम होता है 2.5 घंटे। तो उसमें हमने जो है वो पूरा नंबर सिस्टम जो है ना उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया। और उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ न्यू ऑफरिंग्स, वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। आई बिलीव इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इंशाल्लाह ताला विल कन्विंस मोर एंड मोर पेरेंट्स टू जॉइन दिस। और मुझे तो लगता है कि आगे चल के शायद हमें इतनी परेशानी ना हो, स्कूल की ज़्यादा पेरेंट्स को परेशानी होगी कि स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। 5 + 7 = 12, 2 और 1 कैरी। ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? माई फादर was a professor. He's a mashallah live retired professor, and I can always feel के why teaching comes so naturally to me. ऑनलाइन एजुकेशन का मुश्किल तरीन काम ये है कि भाई क्लास को कैसे लेके चल रहा है। This is where the power of perspective comes. This is one way of looking at it. दूसरा ये है कि we are all in it together, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, उसका पहले हक है। टीचर नीड्स टू बी प्रेजेंट, टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड, टीचर शुड हैव एबिलिटी टू हैव होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लास कि यार ये क्या हो क्या रहा है। 3 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वी आर एक्सप्लोरिंग इट, इंशाल्लाह विल बी डॉक्यूमेंटिंग दीज थिंग्स एंड विल बी पब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। अगर हमारी कोई चीज़ ऐसी है जो हम डिस्कवर करते हैं जो वर्क करती है। स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस के साथ हमें ज़्यादा डील करना पड़ता है, या यूँ कह लें कि लड़ाई सारी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस की है। लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने करा के छोड़ना है, ये मेरी जिद है। ये करा के एक्सपेरिमेंट से पूछना, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो आज हमारे 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं। तो जिस तरह ये वीकली अपडेट्स का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, तो आज 4th वीक की अपडेट और ओवरऑल जो ये पूरा पिछला मंथ गुज़रा, तो इसको पूरा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह गुज़रा। तो एक एक करके स्टार्टिंग ऑफ विद द क्लासेस, तो आप बताना शुरू कर दें कि पेरेंट्स पहले मेरे ख्याल से पूरे मंथ की अगर बात कर लें मोटी मोटी के मंथ में क्या अचीव हुआ है, कैसा गुजरा। बिल्कुल। सो इस महीने हमारा 2-4 काम बड़े अच्छे हो गए। सबसे पहले हमारे एडमिशन स्ट्रीमलाइन हो गए। वी हैव नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस स्टूडेंट्स इनरोल्ड, यानी अटेंडिंग द क्लासेस डिफरेंट ऑफरिंग में। वी स्टिल हैव अनदर अराउंड 20 इन द पाइपलाइन, जिनके साथ बात चल रही है, who might be enrolling soon. That's a great start by all measures. दूसरे नंबर पे हम लोगों के जो KPIs हैं, जो हम सर्विस क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक हम बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस बिल्कुल टाइम पे हो रही हैं, कोई क्लास मिस नहीं हुई है। लाइक आई सेड लास्ट टाइम भी कि मैं आई एम टीचिंग अराउंड 17 classes a week, and my colleague is also teaching around 8-9 classes. All the classes are happening on time. और उसके बाद अब रिसेंटली हमने जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है कि क्लास के बाद मेरी क्लासेस में ख़ास तौर पे वी सेंड अ वॉइस नोट डिस्क्राइबिंग द समरी ऑफ द क्लास टू ऑल द पेरेंट्स एवरी डे। वी ऑल्सो शेयर क्लास रिफ्लेक्शंस, जिसका मतलब यह है कि जो स्लाइड्स हम बनाते हैं, लेक्चर नोट्स होते हैं, उसकी भी हम पिक्चर्स उनको सेंड करते हैं। फिर हम लेक्चर सारे अपने यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स के लिए अगर रेफरेंस के लिए हो या बाद में किसी ने देखना हो, वहाँ पे प्राइवेट लिंक के ऊपर वो भी होते हैं, और जो कि एक्सपायर हो जाते हैं थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि हम समझते हैं जिसने सीखना है उसने 2-2.5 हफ्ते में सीख लेना, जैसे नहीं सीखना उसने बाद में नहीं सीखना। और पब्लिक इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अभी वो इन द मेकिंग है, मतलब वो इन क्लास माहौल और होता है, वो लोगों के लिए नहीं है कि जो क्लास में बैठे नहीं होंगे उनके लिए अलग रिकॉर्डिंग होती है। तो जिन्होंने वो पढ़ी होती है क्लास, उसका हिस्सा होते हैं, उनके लिए वो फेमिलियर होती है चीज़ें। बाद वाला बंदा डिस्कनेक्टेड तरीके से देखता है, तो इट्स नॉट वाइज टू मेक देम पब्लिक लाइक दैट। बाद में इंशाल्लाह ताला व्हेन वी विल हैव ऑल द लेसन स्टैंडर्डाइज, आई एम प्लानिंग टू पुट रिकॉर्ड अ कोर्स एज वेल इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारी असाइनमेंट्स जाती रही टाइम पे, और हमारी असाइनमेंट्स जो है ना वो चेक भी हो रही हैं, और उसके पॉइंट्स अपडेट वगैरह हो रहे हैं सारे। क्लास पार्टिसिपेशन के पॉइंट्स हमने विनर ऑफ द डे डिक्लेयर करना शुरू किया है। तो उसके अंदर क्लास के अंदर बाय द एंड ऑफ द क्लास बच्चों को पता चलता है कि आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं। उसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे एक्साइटेड होते हैं। क्लास के शुरू में उनको पॉइंट्स दिखा देते हैं, क्लास के एंड पे बताते हैं विनर ऑफ द डे ये है। उसके अलावा आई थिंक हम लोगों ने करिकुलम स्टार्ट कर दिया। 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने थोड़ी वार्म अप सेशंस किए थे पहले 4 क्लासेस में। उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी, पजल्स किए थे, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस किए थे ज़रा। लेकिन लास्ट 2 वीक्स हमने गुजारे हैं करिकुलम के, और
सिवाय एक क्लास के, ग्रेड 6-7 की एक क्लास है जिसमें हम स्टैट्स पढ़ा रहे हैं, और बाकी जो क्लासेस है तकरीबन सारी, उन सब में हमने स्टार्ट नंबर थ्योरी से किया। तो नंबर थ्योरी में भी फिर हमने नंबर सिस्टम बेसिकली उस पर फोकस किया ज़्यादा, और नंबर सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म करा दिया 4 लेक्चर्स के अंदर या 6 लेक्चर्स के अंदर। वीकेंड पे 2 होते हैं और वीकडेज़ में 4 होते हैं, 3 होते हैं, तो 2 वीक्स के 6 लेक्चर्स, टाइम सेम होता है 2.5 घंटे। तो उसमें हमने जो है वो पूरा नंबर सिस्टम जो है ना उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया। और उस पर मैं बात करूँगा अभी थोड़ी देर में कि क्या कैसे पढ़ाया और उसमें कितने फ़ायदे हुए हैं और कितनी चीज़ें करा दी हमने। और बच्चों को शायद आइडिया नहीं है, कि उनके पेरेंट्स को भी शायद इतना आइडिया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता होगा कि ये कितना आगे तक ये कॉन्सेप्ट जो हमने दिए हैं उनको आगे तक कितना काम आएंगे अगली टॉपिक्स में भी उनको, और जनरल थिंकिंग पैटर्न। सो दिस हैज़ बीन आवर फर्स्ट मंथ, और लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह अक्टूबर में वी प्लान टू स्ट्रीमलाइन आवर करिकुलम एग्जीक्यूशन, करिकुलम डिलीवरी जो भी है उसको कवर करना। और उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ न्यू ऑफरिंग्स, वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। और उसके अलावा जो है वो विल ट्राई टू मेक श्योर के पेरेंट्स जो है वो सेटिस्फाइड रहे। दैट हैज़ बीन आवर प्रायोरिटी इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी आवर प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेरेंट सेटिस्फेक्शन जिस तरह आपने कहा, तो ये गेज करने का क्या मैट्रिक है आपका? यार सेकंड मंथ के अंदर तो सबसे बड़ा ये है कि आर दे विलिंग टू कंटिन्यू, राइट। पहला महीना ख़त्म हो गया। सो मुझे बड़ी खुशी हुई 1 अक्टूबर को जब मैं उठा तो मैंने एक मैसेज देखा जिसके अंदर पेरेंट्स की फ़ीस भेज के उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे हुए थे। तो वी वर थिंकिंग के इनको कितनी दफ़ा रिमाइंड कराना पड़ेगा, कितना इनको कहना पड़ेगा दे दें, फ़ीस दे दें। लेकिन जब पहली ही तारीख को कोई पेरेंट आपको भेजना शुरू कर दें फ़ीस राइट हुए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात पे। तो बेसिकली आई थिंक इफ़ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू विद अस, आई थिंक दैट्स अ मेजर फॉर नाउ इन द नेक्स्ट फॉर फ्यू मंथ्स। ये सबसे बड़ा है कि इफ़ दे आर विलिंग टू, बिकॉज हमारी जो ऑफरिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, क्योंकि हम कोई स्कूल नहीं है। तो हमें अगर हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, बहुत स्टिकी नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्त नहीं करेंगे, तभी बच्चे हमारे पास आएंगे। वरना अगर हम नॉर्मल सी कोई ऑफरिंग देंगे, बच्चे बोर हो रहे हैं तो छोड़ देंगे लोग। तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट बात है बहुत, और इसीलिए एक्साइटिंग बात है बहुत, और इसीलिए अपॉर्चुनिटी है इसमें। बिल्कुल। तो मैं इसलिए इसको ऑप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इंशाअल्लाह ताला विल कन्विंस मोर एंड मोर पेरेंट्स टू जॉइन दिस। और मुझे तो लगता है कि आगे चल के शायद हमें इतनी परेशानी ना हो, स्कूल की ज़्यादा पेरेंट्स को परेशानी होगी कि स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मेरा वो टारगेट नहीं है, लेकिन भाई नहीं, बिल्कुल। अच्छा, आपने नंबर सिस्टम की बात की, तो व्हेन यू से नंबर सिस्टम, एक बड़ा ही मतलब एक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का, तो एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से नंबर सिस्टम, और उसमें क्या पढ़ाते, क्या है ऐसा कि जो देखो, स्कूल नहीं पढ़ाता? हम लोगों को जो आमतौर पे ये मैथ पढ़ाया जाता है, ये 4-5 में 6-7 जो हम इन क्लासों को हम देख रहे हैं, इसमें अब आप नंबर्स की बात करें तो आपको 1 2 3 4 काउंटिंग करना सिखाई जाती है, फिर आपको एडिशन कराया जाता है, सब्ट्रैक्शन का मेथड सिखा दिया जाता है। अब ये जो बात है कि 5 + 7 = 12, 2 और 1 कैरी, ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप? 5 + 7 12, 2 यहाँ लिखे, 1 कैरी चला जाता। लोगों से आप पूछें, वो कहेंगे ये ऐसी रूल है। अक्सर मेरे लोगों से देखा है कि पहले डिवीजन की होती है या मल्टीप्लिकेशन पहले की होती है एडिशन से, तो कहते हैं एक वो ही तो रूल है, मैथ का रूल है। कोई भी सोचे ना कि क्यों होती है, तो अभी नहीं बताऊंगा क्यों होती है, क्लास में बताऊंगा। लेकिन ये जो बात है कि कैरी जो है वो 1 कैरी चला जाता है, तो ये बड़ी लिमिटिंग किस्म की लिमिटिंग एक्सपोजर है टूवर्ड्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कि ये हम कैसे कर पाते हैं क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्शन नहीं होती तो बोरो ले ले। तो हमने जो है ना ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया, हमने बड़ी अच्छी एक कंटेनर्स की एग्जांपल ली है, क्योंकि ये जो प्लेस वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली कंटेनर्स हैं। सबसे अच्छी एनालॉजी मुझे ये समझ में आई है अभी तक। और इसके अंदर कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। हमने 6 रूल्स डिफ़ाइन किया है। उन 6 रूल्स के अंदर हमने कोशिश की है कि सारा जो रूल्स अप्लाई होते हैं अरिथमेटिक में, वो सारे उनको समझ में आ जाए। नंबर रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन की एक तरह से वो है एक्सटेंशन, और डिवीजन भी उस सब्ट्रैक्शन के साथ मिलती है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये 6 रूल्स बताए उनको। पहला रूल ये बताया कि
ये कंटेनर्स का रूल ये है कि इसमें एक कंटेनर ऐसा है जिसमें ओपन आइटम्स पड़े होंगे। दूसरा रूल ये बताया कि बाकी सारे कंटेनर्स में पैकेट्स पड़े होते हैं। तीसरा रूल ये बताया कि तमाम कंटेनर्स में एक ही जितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन भी कर दिया कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि या तो खुले अगर बॉल्स हैं या खुले आइटम्स हैं तो उसका मतलब है कि वही ऑब्जेक्ट है, और अगर पैकेट्स पड़े हुए हैं तो पैकेट्स को देखना चाहिए कि बाहर से वो पैकेट कितना है, यानी कितने पैकेट, बाहर की रैपिंग कितनी है उसकी। मतलब ये है कि अगर एक पैकेट के ऊपर पैकेट चढ़ा हुआ है, एक रैपर के ऊपर 3 दफ़ा पैकेट पैक हुआ हुआ है, तो अल्टीमेटली वो तस्वीर में तो नज़र आ जाता है कि आप इसके अंदर एक पैकेट है, उसके अंदर एक पैकेट है, लेकिन वो जो बाहर से नज़र आ रहा है उसको हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन दोज टर्म्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो एक जितने, हर कंटेनर में एक ही जितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे। फिर हमने ये कहा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट्स भरे होते हैं कंटेनर में, वहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट भी और आने की कोशिश करे तो वो स्टोरी बनाई हमने कि नाराज़ हो जाता है, खाली कर देता है, वो कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ सुना के ये करवाया कि पैकेट बनवा दिया उनसे, ये रूल बना दिया हमने। ठीक है, अब ये रूल बनाने का फ़ायदा भी है, यानी आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि आप भी तो सर एक रूल ही बता रहे हैं, तो इस रूल के पीछे क्या है? तो वो अभी इस क्लास के लिए नहीं है, लेकिन इस क्लास के लिए ये ज़रूर है कि उनको आप प्लेस वैल्यू इस तरह पढ़ाएं कि उनको ये बात समझ लग जाए कि पीछे गेम क्या चल रही है, ताकि जब आप उनकी बेस चेंज करते हैं तो वो उनको कोई मसला ना हो, उनको लगे कि ये बात तो वही करनी है। लेकिन जो उसकी फ़िलोसॉफिकल रीजंस हैं कि ये बेनिफिशियल कैसे है इतना ज़्यादा इस तरह के सोल्यूशन तक, वो थोड़ी एडवांस थिंकिंग होती है, तो वो ज़रा 7th 8th के बच्चों को शायद समझाई जा सके, लेकिन 4th 5 के नहीं। खैर, उनको ये रूल बता दी कि पैकेट बना के आगे भेज दो। फिर उसके बाद उनको बताया कि जब भी बॉल्स आगे जाते हैं, मूव एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा पैकिंग्स, तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रैपर चढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5th कंटेनर में से कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं और उसका पैकिंग खोलते हैं तो आपको बॉल नहीं मिलेगा, आपको छोटे पैकेट्स के, छोटे साइज़ के पैकेट्स मिलेंगे। और लास्ट पे एक रूल ये था कि उसके अंदर एक कंटेनर अपने ही साइज़ का पैकेट जो है ना वो एक्सेप्ट करता है। अगर आप पैकेट्स वाले कंटेनर में खुले बॉल डाल देंगे तो वो नहीं मानेगा, खुले बॉल वाले में पैकेट डाल देंगे वो नहीं मानेगा। अब ये जब मैंने सारा उनको करवाया ना, तो मज़े की बात आप ये देखें कि जब हमने ये 6 रूल्स उनको पढ़ा दिए, तो उसके बाद पेरेंट्स एज टीचर्स वाली क्लास में मैंने एक पेरेंट से पूछा कि मैंने उनको बेस 5 का एडिशन दिया। उनको ये नहीं कहा कि आपको बेस 5 का एडिशन दे रहा हूँ, उनको बस ये कहा कि ये कंटेनर्स हैं और इन कंटेनर्स में ये बेसिकली इतने ऑब्जेक्ट्स पड़े, तो आप इसको जब ऐड करें तो नीचे बता दें, इन सबको इकट्ठा करके इन्हीं साइज़ के कंटेनर्स में दोबारा रखना है। तो इस तरह का वो प्रॉब्लम था। तो वो अब देयर वाज दिस 4+4, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें 3 आएगा और एक 5 का पैकेट आगे चला जाएगा, तो 13 आंसर आ गया। ये अब उनको भी नहीं पता वो 13 कह रही हैं 4+4 को, लेकिन उनको ये पता है कि ये ठीक हो रहा है क्योंकि मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आम बंदे को अगर आप कहें 4+4 13, तो वो आप देखें वो कितनी कैसे आपको देखेगा, वो कहेगा 8 होता है। तो हमें भी पता है 8 होता है, लेकिन बेस 10 में 8 होता है। ठीक है, तो इस लेवल तक हम एडवांस करेंगे। फिर नंबर सिस्टम की जो हमने बात की है कि आगे हम ये हमने पढ़ा दिया ना सारा, अब प्लस माइनस करना, प्लस तो करवा ही दिया उनको, माइनस भी करवा दिया उनको। अब समझाऊंगा, जब उनको रिफ्लेक्ट करवाऊंगा ना इसके ऊपर, देन दे विल से। एक पेरेंट ने कहा भी हमें कि पहली दफ़ा समझ में आया कि ये हो क्या रहा होता है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सवाल हमने दिया है असाइनमेंट्स में अभी, वो इस तरह पढ़ाने से आपके पास इतने एवेन्यूज़ है दिमाग के टेस्ट करने के कि वो दिमाग बिल्कुल चल के सेट हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग चल के सेट होता है, बैठ के ख़राब होता है। तो ये आप एडिशन में क्या कितना कुछ सोचवा सकते हैं उसको, सब्ट्रैक्शन एडिशन कराते रहेंगे, वो तो कुछ है ही नहीं उसमें करने वाला, रटा लगवा दें, 15 सवाल दें, वो करके खुश हो जाता है। लेकिन हमने जो असाइनमेंट दी है वो मेरे ख्याल से अच्छे उसको मुश्किल होगी उसको करने में। और अच्छा खासा सोचने वाली आप मुझे रोकते भी रहे कि ना दें सर, वो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ परेशान ही करना है हमने। हाँ नहीं, काफ़ी सोचने वाली। और अब इंशाअल्लाह उस असाइनमेंट को मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक पे मैं ना पोस्ट कर दूंगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू सी इट, या इंशाअल्लाह विल पोस्ट, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम सवाल क्या दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हुफाज की क्लास का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो वो कैसी गुजरी आपकी? हुफाज में मैं बताता हूँ, उससे पहले ये हुआ कि एक दूसरी क्लास में एक बच्ची मुझे कहने लगी कि सर आप अपनी तिलावत सुनाएं। तो मैंने कहा ये किधर से रिक्वेस्ट आ गई। तो मेरा ख्याल है वो उनके फादर मुझे जानते हैं, तो शायद उन्होंने कहा कि इनकी तिलावत बहुत अच्छी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप हुफाज की क्लास में आएँ, उनका भाई भी पढ़ते हैं, तो वो हुफाज में है। तो मैंने कहा आप अपने भाई के साथ आएँ तो उसमें आपको सुनाऊंगा। तो वो 2 दिन वेट करती रही। दूसरे दिन क्लास में जब वो पहुँचे, क्लास आई तो वो क्लास में आ गई। तो मैंने उसे कहा मैं एंड पे क्लास के तिलावत करूँगा।
फिर वो एंड पे आई तो मैंने तिलावत की, उसने सुन ली तो बड़ा खुश हुआ, वो बच्चे भी खुश हुए कि हमारे टीचर ने तिलावत भी सुनाई, मैथ के टीचर ने तिलावत सुनाई। उसके बाद अगले दिन ये हुआ, मज़े की बात ये हुई कि हमारी जो क्लास हमने जब पढ़ ली तो प्रैक्टिस ज़्यादा थी इस हफ्ते, तो जल्दी ख़त्म हो गई, 10 मिनट पहले ख़त्म हो गई। तो हमने जो है ना, मैंने बच्चों से कहा चलो यार अब ऐसा करो, एक सऊदी अरब में बच्चा है जो वो पढ़ रहा है, तो मैंने उसे कहा कि चलो यार हमें सऊदी तिलावत सुनाओ, ज़रा अच्छी होती है सऊदी अरब वालों की। तो उसने तिलावत सुनाई, तो उसने अल्लाह के बंदे ने जो है ना स्टार्ट लिया, तो सीधा उसने ना, आमतौर पर ये हाफ़िज़ों की बात है, हर एक को समझ नहीं आती इतनी, तो उसने स्टार्ट 24वें सुपारे से शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसने 2 आयतें पढ़ी, तो मैंने कहा बस तुम रुक जाओ, अब मैंने एक तरफ से दूसरे को कहा कि अब आगे से तुम पढ़ो। अब वो थोड़ा, एक लड़का अच्छा हाफिज़ है, उसने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक को मैंने कहा तो उसने कहा कि सर नहीं, मेरा नहीं दिल कर रहा अभी, क्योंकि शायद उसको घबरा गया होगा कि मैं अब पढ़ूँ, मेरे ख्याल से घबरा गया शायद। उसके बाद ना एक साहब आए, तो एक हाफिज़ को कहा आगे तुम पढ़ो, तो उसने आयत पढ़ी वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और आगे बढ़ता है वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन मुज़िल। अच्छा, मैंने कहा तुमने क्या इतना गुमराही शुरू कर दिया हर तरफ, ठीक है ना। उसके आगे है वमन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुज़िल, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह गुमराह करे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैंने कहा ये तो तर्जुमा उसका कैसे बन रहा था, मैंने उसका कहा ये कह रहे हो, आगे से मुझे कहता है सच में सही पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा यार अच्छा, एक तो गलत पढ़े ऊपर से मुझे कह रहे सही। फिर मैंने कहा मेरे पास बड़े हाफिज़ मौजूद हैं, मैंने कहा हाफिज़ों की गवाही दिलाते हैं। मैंने कहा जनाब हाफिज़ साहब ये ठीक पढ़ा है, कहते नहीं। मैं कहा हाफिज़ साहब आप बताएं ठीक पढ़ा है, कहते नहीं। कहता हाफिज़ साहब ठीक पढ़े नहीं। हाफिज़ों ने मेरी गवाही दी, फिर उसने कुरान खोला और फिर पता लगा कि वो गलत पढ़ा था। तो इससे पता लगा कि हाफिज़ों का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। कहते हैं कुरान हिफाजत है, देखो कुरान बाद में खुला, पहले जो है ना हाफिज़ साहब ने वही बता दिया कि ये गलत पढ़ा है। तो ये हिफ्ज़ का ये फ़ायदा है कि लोगों को कुरान इधर उधर करते हैं, ज़बर ज़ेरी गलती होती है तो पकड़ लेते हैं, तो वो अब रौनक लगाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा एक हाफिज़ जो थे, उनकी वालिदा ने मुझे कहा कि बहुत खुश हैं वो पढ़ाई से और बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, बट शी वॉज़ अ बिट वरीड कि उनका है कि एडमिशन हो जाएगा जनवरी-फरवरी तक, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आप डिटेल में पढ़ा रहे हैं, डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो शायद करिकुलम पूरा ही ना हो, क्योंकि हम टॉपिक एक ही रगड़ी जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि फ़िक्र ना करें इंशाअल्लाह ताला, बट उनकी सजेशन बहुत अच्छी थी कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दें जो बच्चे खुद भी करना चाहें तो वो कर सकें, क्योंकि आपके दिए हुए सवाल डिफरेंट होंगे और जो हम कहेंगे ना एक्स्ट्रा करो वो नहीं होगा, आपकी तरफ से आएगा। तो इसलिए हमने जो असाइनमेंट दी है उसकी एक वजह ये कि उसमें कोई 25-26 सवाल हमने दे दिए हैं ताकि वो हाफिज़ साहब जो है अटैम्प्ट कर लें और बाकी लोग भी कर लें। तो प्राइमरीली यही रहा, क्योंकि सबको हमने एक ही चीज़ पढ़ाई है सिवाय स्टैट्स के, सबका एक ही तरह का नंबर सिस्टम कंप्लीट करवाया है और उनको एक ही तरह के सवालों पे ले आए, और इस दफ़ा हमने एक ही असाइनमेंट सारी क्लासों में दी है। पेरेंट्स को भी वही दी है, 4, 5 और 6, 7 को भी वही दी है। अच्छा, तो देखा जाए तो 4, 5 को कितना फ़ायदा है, क्योंकि वो 6, 7 के लेवल की भी असाइनमेंट कर रहे हैं। 6, 7 वाले शायद उसको कर लें, लेकिन 4, 5 वाले जो है वो हैवी काम कर रहे हैं। और पेरेंट्स को भी वही असाइनमेंट? पेरेंट्स को वही दी अच्छा, ताकि उन्हें पता चले कि पढ़ना कैसे है और पढ़ाना कैसे है आगे। और पेरेंट्स की क्लास उसकी वो कैसी गई आपकी? पेरेंट्स की बड़ी अच्छी गई। उसमें बहुत मुझे मज़ा आता है, क्योंकि पेरेंट्स की क्लास में ना मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, पेरेंट्स की क्लास में मैं उसका तज्जिया भी करता हूँ और एग्जांपल्स जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि चैलेंजेस क्या है बच्चों के। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी हुई। वो स्टोरी ये हुई कि एक हमारे पास मदर हैं, वो उनकी स्टोरी ये हुई कि वो एक बच्ची, मुल्तान की बच्ची है, वो बेसिकली हमारे साथ इनरोल हुई। तो शुरू में हमने पढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मेरे जो उनके गालिबन क्या कहेंगे, देवर है शायद, हाँ चचा बच्ची के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो चाहते हैं कि उनकी बीवी भी पढ़े। अच्छा, वो बीवी जो है ना वो इस तरह पढ़े कि वो खुद इंजीनियर है और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ भी ज़रा सॉलिड ग्राउंड पे चीज़ें पढ़ी हो, ठीक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार बड़ी बात है। तो उन्होंने उनको ना बच्चों की क्लास में दाखिल करा दिया ज़बरदस्ती, और 4, 5 में पढ़ो, तो एम्बिशियस हस्बैंड। तो वो उनको थोड़ा लगा कि ये 4, 5 के बच्चों के साथ मैं मैरिड हूँ, हालांकि उसकी उम्र नहीं है इतनी उनकी, तो लेकिन फिर भी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पेरेंट्स की क्लास में आ जाओ। तो पेरेंट्स की क्लास में खुश हो गई है, चलो मदर्स होगी बाकी भी, तो उसमें वो आ गई। अभी मुझे रिसेंटली ये पता लगा कि उनका मैसेज आया मुझे क्लास के बाद कि हस्बैंड का कि जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी तारीफ़ें की उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कॉल रखी उनके साथ, तो पता लगा कि वो ही लिव्स इन पर्थ, वो ऑस्ट्रेलिया में,
मैं कहा आप मुल्तान में नहीं है? कहते नहीं है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ही आपको पॉडकास्ट वगैरह से देखा था और मैंने अपनी भतीजी को भी करवाया, यानी वो जो मुल्तान की बच्ची है उनकी रिकमेंडेशन पे, और अपनी बीवी को भी कराया। वो इतने पैशनेट हो गए कि जी आप जो काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आपने वो एक क्वेश्चन दिया था, तो उस क्वेश्चन पे मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर तुम ये सॉल्व कर लोगी ना तो मैं तुम्हें $50 दूँगा, और अगर तुम नहीं करोगी तो मैं फिर तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कर लिया, शर्त लगा ली, और टू हिज सरप्राइज ही कुड नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन हिमसेल्फ एंड शी सॉल्व दैट क्वेश्चन। और मुझे ये पता लगा कि उनकी जो बैकग्राउंड है उनकी वाइफ का, वो उनके फादर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी बैकग्राउंड है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उनको कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझे कोई शक नहीं है कि आपकी वाइफ विल डू वंडर्स, लाइक शी विल वंस। उनका कोई ना कोई मसला रहा है लाइफ में, टेंशन नहीं दे सकी, लेकिन ये अगर लेगेसी जो होती है ना पेरेंट्स की, मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस पर। माई फादर was a professor, he's a mashallah live retired professor, and I can always feel के why teaching comes so naturally to me, and I have seen this in many occasions कि जहाँ पेरेंट्स के पास जो होता है, अगर बच्चे वही करते हैं नेचुरली, अगर वही करें। हालांकि मैं कंप्यूटर्स में पढ़ा हूँ, मतलब मैं तो टीचर नहीं था, और मेरे भाई ने भी टीचिंग की थी स्टार्ट में ना, अभी भी वो ही इज़ PhD। तो वो एक लाइन है, लेकिन मैं बिल्कुल ऑड मैन आउट टाइप था, लेकिन वो करते करते, वो पंजाबी का मुहावरा है कहूँगा नहीं, लेकिन जहाँ की वो वहीं पे वापस, तो मैं वापस वहीं पे आके टीचर ही बना ना, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो पुल होती है। मैंने कहा आप फिक्र ना करें, आपकी जो है ना शी विल डू अमेजिंग, उसको गिव हर स्पेस एंड नाउ लेट हर एक्सप्लोर दीज थिंग्स। तो बड़ी मजेदार स्टोरी है ये, बड़ी। लेकिन इंजीनियर साहब से अगर नहीं हुआ तो अब 1 घंटा इंजीनियर साहब ने और कॉम्प्लिकेट किया, वो कहते हैं मैं इंटीग्रेशन करने बैठ गया, पता नहीं क्या करने बैठ गया। उन्होंने सही किया, कर दिया उन्होंने, कहते थोड़ा टाइम लगाया लेकिन कर दिया। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि क्योंकि क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा होता है, कोई बच्चा मतलब मुनासिब कैटेगरी का होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 4-5 की क्लास भी है ना, तो 4-5 अब एक पंजाब बोर्ड की 4-5 है और एक IB की 4-5 है, तो बड़ा फ़र्क है। तो किस तरह उन सबको किस तरह लेके चलते हैं? ये एक सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन का मुश्किल तरीन काम ये है कि भाई क्लास को कैसे लेके चल रहे हैं, स्पेशली जब क्लास बड़ी होती जाती है तो फिर कैसे चलाएंगे आप। तो हमने एक दफ़ा एक स्ट्रैटेजी लड़ाई है और वो अच्छी चल रही है मेरे ख्याल से। उसको मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, बिकॉज एक्सप्लोरिंग इंशाअल्लाह विल फाइंड सॉल्यूशंस। जो भी मसला है उसका कोई ना कोई हल है। आई वुड से कि 3 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी क्लास के लेक्चर्स प्रिपेयर्ड हो। क्लास के लेक्चर प्रिपेयर्ड होने का मतलब ये है कि स्लाइड्स पे टाइम ना लगे, राइटिंग पे टाइम ना लगे। मुझे थोड़ा सा मसला ये होता है कि मेरी क्लास बहुत डायनामिक होती है, मेरा पाथ बहुत डायनामिक होता है, बिकॉज मैं बच्चे को देखता हूँ कि उसके अंदर क्या चीज़ उसको समझ नहीं आ रही, तो मैं उसको फिर उसको उस हिसाब से ड्राइंग करता हूँ, विजुअल्स बनाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेकिन एक क्लास में ऐसा हुआ कि जब हमने 2-3 दफ़ा पढ़ा लिया था एक टॉपिक, तो चूँकि क्लासेस रिपीट होती हैं हमारी, तो उसमें वो पॉलिश हो गया और फिर एक प्रॉपर स्लाइड्स बन गई। तो नॉर्मली मेरी स्लाइड जो ड्रॉ करके मैं बनाता हूँ वो 5, 4, 6 स्लाइड तक पहुँचता हूँ। लेकिन जो उस दिन मैंने पढ़ाया उसके मुताबिक उसमें अराउंड 26 स्लाइड्स थी जो कि मैं पढ़ा सका। तो वो क्योंकि वो सीन चेंज करते हैं और फिर आगे से आगे वो चलता जाता है, तो वो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात मैं पहले कह चुका हूँ कि बच्चे जो हैं वो पहले से तैयार हो, माइक उनका खुला हो, अनम्यूट करने में जो टाइम ज़ाया होता है, और अगर कैमरा ऑफ है तो उसको कैमरा देखने में, उसको बार बार कहने में, ये टाइम वेस्ट होता है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये 2 टाइम तो बचाएं। तीसरी जो बात है ना, एक और टाइम वेस्ट होता है और उससे भी इंगेजमेंट बढ़ सकती है अगर वो अवॉइड किया जाए। वो ये है कि क्लास को ना आप डिवाइड कर लें एटलीस्ट 3 ग्रुप्स में। अच्छा। और आप ये करें कि पहले सबसे जो लोएस्ट ग्रुप है ना, जिसको सबसे कम समझ आपको लगता है, उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए इंगेजमेंट का। तो आप उनको फॉर्मेट ये बनाया है हमने कि हम कहते हैं कि जब मैं सवाल पूछूंगा ना, तो फ़लाँ बच्चे जो 3 है ना, इन्होंने सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करनी है, एंड यू विल हैव लाइक 5-6 सेकेंड्स। तो यू हैव टू बी अटेंटिव कि एक सवाल आया तो जवाब देना है। पूरी क्लास में अगर आप सोए हुए हैं या डिस्कनेक्टेड हैं, एकदम सवाल आएगा आप बोलेंगे नहीं, तो ये फिर आपका कसूर है। वी आर गिविंग यू चांस टू रिस्पॉन्ड। वो सवाल का जवाब देते हैं, तो अगर वो सही जवाब है इसका मतलब है हल्के वाले को समझ में आ गया है, तो प्रॉब्लम को तो आया ही होगा। और मैं जल्दी से क्विकली पूछ भी लेता हूँ कि ठीक है सबको समझ आ गया, वो आमतौर पर कहते हैं जी समझ में आ गया। अगर वो पहले तीनों में से कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा,
फिर हम उनको ये कहा हुआ है कि आप अब गौर से सुने कि इसका सही जवाब क्या है। तो फिर हम दूसरे वाले ग्रुप पे चले जाते हैं कि अब आप उसका जो मिडिल टीयर है अब उसकी बारी है, और उसको पहले से पता है कि अब जब सर ने कह दिया कि इनकी बारी नहीं है तो आगे वाले बताएं तो हमारी बात हो रही है। फिर वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। फिर उसके बाद आखिरकार वो भी नहीं बताते तो टॉप वाले जो है उनको पूछा जाता है, और उनको पूछा, अगर उनको भी नहीं आ रहा इसका मतलब है कि फिर मुझे समझाना है, उस पर टाइम लगाना है मैंने। और अगर किसी लेवल पे स्टूडेंट ने समझा दिया है तो फिर हम दूसरों नीचे वाले से पूछते हैं कि आपको समझ लग गई, अगर उनको भी समझ फिर भी नहीं लगी फिर भी मैं समझाना है। लेकिन इसकी अगर आप प्रैक्टिस हैबिट में कन्वर्ट कर दें इसको, तो मुझे लगता है कि बड़ा एफिशिएंटली इंगेजिंग माहौल बन जाएगा क्लास का। तो और बजाय इसके कि आप इसके अलावा देखें ना, तो आपको होता है कि हाँ जी जवाब दें, हाँ मैं दे दें, वो जवाब दे रहा है, वो जवाब दे रहा है, वो जवाब दे रहा है, कोई बिल्कुल इग्नोर हो रहा है। इस तरह पूरी क्लास में से जैसे सीक्वेंशली गुजरते हैं कि हाँ भी ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, बट ये नोट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ये एक प्रोटोकॉल हमारा अच्छा डेवलप हुआ है, इस पर हम मज़ीद काम करेंगे और इसको पॉलिश करते रहेंगे। इसमें अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे जिनको आपने पहले ही कह दिया कि यार वो लोअर टीयर के अंदर है, तो उनके अंदर एहसास कमतरी तो नहीं आ जाती? ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो पहली बात, इसमें दो इतराज़ होते हैं। पहला इतराज़ यही है कि वो कहेंगे जी अच्छा हम लोअर हैं, और दूसरा इतराज़ ये है कि अगर पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ऊपर वाला कहेगा मेरी तो बारी नहीं आएगी। तो पहले पॉइंट्स वाले की बात ये है कि मैंने उनसे कहा कि पॉइंट वाले सवाल में ये नहीं है, जो पॉइंट वाला सवाल है उसमें ऊपर वाला भी पहले जवाब दे सकता। तो ये रेगुलर जो सवाल होते हैं उनमें। दूसरी बात ये है कि ये दिस इज़ वेयर द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव कम्स, दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा ये है कि वी आर ऑल इन इट टुगेदर, और जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, उसका पहले हक है। आपको एक चीज़ आती है, आपने शो मारनी है जवाब देख, ना पॉइंट मिल रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये ना करें। एक और चीज़ मैं बताऊँ इसमें, मेरे ख्याल से वो हुफाज क्लास में मैंने ट्राई किया, लेकिन वो भी इसमें ऐड हो सकती है जो हम करेंगे इंशाल्लाह। वो फिर ये होती है कि पहले मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप इंगेज करो इनको। तो जैसे 2-3 अच्छे बच्चे हैं ना, उनको समझ आ गई है, तो उनकी एक प्यास होती है कि हम सर को जवाब दें। तो वो प्यास को आप चैनलाइज करो इस तरफ कि बेटा आप जो है ना वो इसको समझाओ। फिर मैं सुनता हूँ कि वो कैसे समझा रहा है, और बाज़ ऐसे समझाते हैं कि मज़ा आ जाता है। वो कल आपने देखा है कि एक क्लिप भी बड़ा मज़े का वो बन सकता है। उसमें वो एक जो है ना बच्ची है, इतनी ज़्यादा वो पैशनेट है। वो बेसिकली ना मैंने कहा, एक मिसाल दी कि आप जो है ना हमारा एक क्वेश्चन था कि कंटेनर्स हमने बना दिए और हमने उस पर कहा कि कौन सा बॉल जो है ना वो किधर है। तो उसमें मैक्सिमम बॉल्स 4 कंटेनर से किसी बेस में उसमें नंबर्स रखे हुए थे। तो हमने कहा कि बॉल नंबर 1300, मैंने कहा किधर है, तो वो उसमें बॉल ही कोई 1250 कुछ थे। तो मैंने जब एक बच्चे ने कहा जी इस कंटेनर में है, दूसरे ने कहा उस कंटेनर में है। मैंने कहा भाई क्या हो गया यार, वो अपने घर में ऐसे कहा, मैंने कहा सोया हुआ है जाके 1300 नंबर, और तुम ढूंढ के कह रहे हो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो वो चुप कर गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर 2-3 मिनट के बाद एक और सवाल पूछा, तो एक बच्चे ने गलत जवाब दिया, दूसरे ने गलत जवाब दिया। तो उस बच्ची ने हाथ खड़ा किया कि वो करी जाती है कि मैंने जवाब देना। तो उसने एकदम से कहा, तो मैंने कहा जी बताओ बेटा। उसने कहा कि सर इसके अंदर तो किस तरह हो सकता है ये बॉल, वो तो अपने घर में जाकर सोया हुआ है। तो मुझे इतनी हंसी आई उसके ऊपर कि उसने इतना पिक किया उसको, तो टीचर की वो बात को लेना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार है। अगर आप अटेंटिव हो और आपको पता हो कि वेयर यू आर, आई थिंक टीचर नीड्स टू बी प्रेजेंट, टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड, टीचर शुड हैव एबिलिटी टू हैव होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लास कि यार ये क्या हो क्या रहा है। अगर आप एक जगह भी डिस्ट्रैक्ट होकर एक जगह टेंजेंट पे चले जाएं, जूम कर लें, आपको पता लगे आगे हो क्या रहा है, तो वो काम ख़राब हो जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल से टीम वर्क बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बढ़ता है, लीडरशिप डेवलप होगी आपके अंदर। हाँ वो जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, कहता है सीधा हो गया भाई यार दिमाग सीधा कर ले, वो तो खैर उसका था। लेकिन एक और चीज़ भी मैंने ट्राई की है इस दफ़ा कि क्लास में डिस्कशन प्रमोट करने के लिए ना, एक सवाल जब मैं देता हूँ तो एक होता है हाँ जी इसका सही जवाब क्या है। अब मैंने इस दफ़ा ये किया है कि मैंने कहा कि आप जो है ना इसको डिस्कस करो, क्वेश्चन को। ये सवाल क्या पूछा गया? नहीं, सवाल का आंसर डिस्कस करके सबका जवाब, सबका क्लास जवाब देगी मुझे, तुम जवाब दोगे, वो कॉम्पिटिशन से हो जाता है। तो क्लास में वो फिर मैंने 2-3 लोगों की डिस्कशन सुनी, इसका नहीं यार देखना इसको ऐसे अगर कर लें तो ऐसे नहीं हो जाएगा। कहता हाँ, तो उसमें फिर इंक्लूसिविटी एक बहुत आ जाती है क्लास में, और छोटे छोटे जो गैप्स हैं वो भी फिल होते हैं, और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार एक दूसरे के साथ जेल इन करते हैं बहुत। तो ये बड़ा मज़ेदार जर्नी है, वी आर एक्सप्लोरिंग इट। इंशाल्लाह विल बी डॉक्यूमेंटिंग दीज थिंग्स एंड विल बी पब्लिशिंग
बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस, अगर हमारी कुछ चीज़ ऐसी है जो हम डिस्कवर करते हैं जो वर्क करती है। अच्छा, बेहतरीन है, बेहतरीन। और जो एक मैंने देखा कि आप ना स्टैट्स भी पढ़ा रहे हैं क्लास 6 और 7 को, तो वो उनको अलहदा से, और स्टैट्स पढ़ाना, स्टैट्स तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता? स्टैट्स इज़ माई न्यू लव। यार देखो, स्टैट्स को हमने स्टार्ट किया ना, तो मुझे था कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये होगी कि स्टार्ट तो किसी और वजह से किया था, लेकिन वो मुझे ना थोड़ा सा मोनोटनी टूट गई, क्योंकि मैं हर जगह नंबर सिस्टम पढ़ा के, ख्वाब में भी नंबर सिस्टम भी मेरे जहन में आ रहे थे। स्टैट्स में मुझे थोड़ी फिर फीलर मिल गया कि यार ये कुछ और है, इसको ज़रा देख लो। तो उसमें पढ़ाने की वजह तो ये बनी कि उस क्लास के अंदर एक बच्चा था जो ट्रैवल करना था उसने, और उसको मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें आ जाएँ स्कूल के हवाले से, और इस तरह की कोई पेरेंट्स से डिस्कशन हुई थी, तो हमने उसकी वजह से स्टैट्स शुरू करवाई क्लास में। पढ़ानी तो है सबको, तो आगे पीछे ही करना है, लेकिन ये है कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है इस बात की कि उसके अंदर हम लोगों ने एक नई अप्रोच ली है। हम लोगों ने टॉपिक्स तो पढ़ाए हैं उनको, मीन, मीडियन, मॉड और IQR और मीन एवरेज डेविएशन और इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, लेकिन हमने ना एक केस स्टडी के तौर पे ना उनको एक एक्टिविटी में इंगेज कर रहे हैं। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये सर्वे करके बताएं कि क्या 6वीं 7वीं के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं या उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अब ये सवाल, अब उनके साथ मैं इस सवाल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उसमें हम एक्सेल की ट्रेनिंग भी आ गई, वो मेरी जान में मुसीबत पड़ी कि मुझे एक्सेल भी सिखानी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मैंने पेरेंट्स को कहा कि कुछ आप भी सिखा दें, आपको सबको आती है माशाल्लाह, पढ़ लिखी है सारी। लेकिन ये है कि उसके अंदर गेम बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें गेम ये है कि बजाय आप कॉन्सेप्ट पढ़ाए और एक डमी सवाल पे उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करके, ये होता है मीन एवरेज डेविएशन, आ गई समझ भाई, होता होगा अपने घर में, होता होगा, चौधरी होता अपने कार छोड़ेगा, ठीक है, मैं क्यों पढ़ूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, ये होता है। तो उसका इंटरेस्ट ये है कि उसको ये कहा है कि तेरा इंटरेस्ट ये है कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट के काम मिल जाएंगे तुझे, तू अगर ये बता दे जवाब। तो अब उसका जवाब उसको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मैं कैसे बताऊँगा सर, ठीक है, ये गवर्नमेंट को मैं कैसे बताऊँगा। तो हम कहेंगे लोगों से पूछना पड़ेगा, तो लोगों से चेक करना पड़ेगा कि वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर तो सर मैं पूरे पाकिस्तान से पूछूंगा, नहीं, हमें सैंपल लेना पड़ेगा। तो अगर सैंपल सर मैं कहाँ से लूँ, अगर सारे सर मेरे मोहल्ले में कैफ़े है, उधर सारे गेमें खेलते हैं, उनसे पूछ लूँ, वो सारा दिन निकलते ही नहीं है वहाँ से बाहर, तो उनका सैंपल लेंगे तो कहे कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप, तो वो कहेंगे हम तो सारा दिन ही खेलते रहते हैं गेम, तो वो तो उल्टा सा सैंपल निकल आएगा। तो वो मैं पूरा एक सैम्पलिंग बायस बताना है। तो इस तरह से ना, इस तरह एक्चुअल, वो इलॉन मस्क कहता है ना कि टूल्स के ऊपर कोर्स नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम पे कोर्स होना चाहिए। आपको इंजन समझना है हमने, और उसके लिए रैंच और ये सब चीज़ें बीच में आएंगी। तो आपने तो ये समझना कि स्टैट्स का मकसद क्या है, वो मुझे एक्सपेरिमेंट क्यों करना होता है, मुझे डेटा क्यों इकट्ठा करना होता है, और उसको सही क्यों इकट्ठा करना होता है, उसका सही डिटर्मिन कैसे करना होता है, और उसके बाद उससे नतीजा क्या निकालना होता है। तो मैंने तो कहा कि ये एक दफ़ा करवा दिया जाए उनको। तो एक्सेल के ऊपर हम एक डमी डाटा देंगे उनको भी, 100-200 बच्चों का, 500 बच्चों का सोशल ऑनलाइन स्पेंडिंग, और उसके बाद बायस वगैरह ख़त्म करके मीन मीडियन वगैरह निकाल के, मीन मीडियन का कंपैरिजन करके, मीन को चेक करना पड़ता है आपको, मीन रिलायबल भी है कि नहीं। तो उसके बाद जो है ना, आखिर पे फिर बच्चों का डेटा दूसरा भी है कि लड़की लड़का है, जेंडर क्या है उनका है ना, एज ग्रुप क्या है, उनकी क्लासेस कौन सी हैं, उनका मूड अच्छा होता है कि नहीं होता, मतलब इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी है। वो सारा डेटा करके इन्फेरेंस उनकी होगी उसमें से कि किस तरह से हमने इन्फर करनी है इन्फॉर्मेशन। और मेरे ख्याल से बड़ा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, बहुत मज़े का काम है। और 6-7 की सारी स्टैट्स वाई प्रॉबिलिटी के इस पर कवर हो जाती है, ठीक है, और बच्चों को समझ भी आ जाएगी कि डेटा ड्रिवन अप्रोच होती क्या है। बिल्कुल। और चूँकि आजकल हम भी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं बहुत हैवी किस्म का, और मेरे देखते खुशी होती है, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया एक्सेल के ऊपर, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। स्टैट्स इज़ माय न्यू फेवरेट। ऑल्सो ये जिस तरह रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं और रिसर्च एसेस वगैरह भी लिखते हैं, हर चीज़ ज़िंदगी में आप ये समझें कि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस के साथ हमें ज़्यादा डील करना पड़ता है, या यूँ कह लें कि लड़ाई सारी स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस की है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन वो होता है जिसके आंसर फ़र्क हो, तो किसी की कोई राय, किसी की कोई राय, किसी की कोई राय। अब इस सारे में, इतनी शोर में, एवरेज क्या है, दरमियान क्या है, इस सारे शोर में सही क्या है, सही मानना क्या है, यही तो गेम है सारी, जो लोगों को नहीं आती। और लोग
कहते थी एक दफ़ा का जिक्र ऐसे हुआ था तो फिर ऐसे होगा। भाई तो 9,999 दफ़ा का जिक्र ऐसे नहीं हुआ था। टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सिलेक्शन बायस क्यों कर रहे हो? मेरा स्कूल जब बनेगा उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है ना, डेटा ड्रिवन अप्रोच, डेटा सीखना, गैदर करना, एनालाइज करना और उसकी बेसिस पे नताइज कायम करना, ये कोर कोर्स होगा। ठीक है ना, सबसे ज़रूरी, पता नहीं इस पे बात ही नहीं होती। और प्रोबेबिलिटी भी आई थिंक उतनी ही, कोई चांस की गेम है सारी, हर चीज़ 0-1 नहीं होती, हर चीज़ 100% नहीं होती। ठीक है ना, वो हमारे जहनों में ही होती है। पाकिस्तान में हर बंदा 100% सर्टन है हर चीज़ के ऊपर, तो मैं नहीं जानता। सो बेसिकली हर चीज़ वो, तो ये स्टैट्स इज माय न्यू लव। अच्छा, इसमें बस एक और सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि हमने भी जब लम्स में, हमारा लम्स के अंदर एक कोर कोर्स था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो लेकिन वो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे था, अंडरग्रेड लेवल पे। तो 6-7 के लेवल पे इसको लेके आना, तो आई अंडरस्टैंड कि इसके फ़ायदे तो बहुत होंगे, पहले से ही उनको पता होगी, तो वो रिफाइन होते रहेंगे। करते हैं पहले स्टैट पढ़ाते हैं भाई, पहले ये तो देख लो कि व्हेन कैन यू से कि समथिंग इज़ देयर। साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेथड, सारे जो रिजल्ट्स आते हैं, सारी चीज़ें इसी बात पे होती है कि आप कितना आपका रिजल्ट कितना एक्यूरेट है, कितना रिपीटेबल है, कितना एरर है उसमें, कितना मार्जिन है। ये तो गेम ही सारी यही है, सारा नॉलेज खड़ा ही इस सब्जेक्ट पे, रियलिटी को परसीव करना इसी नॉलेज पे। तो स्टैट्स भजन पढ़नी है और पढ़ानी है उस टका के। और बच्चों को सही समझ आ रही है? बिल्कुल, बच्चों को अभी एक्सेल में 1-2 हफ्ते लगेंगे और लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने करा के छोड़ना है, ये मेरी जिद है। ये करा के एक्सपेरिमेंट से पूछना, आप बताओ। बिल्कुल। और देखो इसके अंदर ये भी होगा कि उनको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि डेटा ऐसा ChatGPT जैसा डेटा जनरेट करवाऊंगा कि, बल्कि ग्रोक से, मैं ग्रोक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे मैं ये करवाऊंगा कि ग्रोक से मैं डेटा ऐसे जनरेट करवा रहा हूँ कि इवेंचुअली उनका दिल करे कि वो खुद भी अपने जो है ना उसमें जाएँ। ये तो हम भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। ये इसके पीछे ये भी है कि सोशल मीडिया का क्यों मैं करवा रहा हूँ, ताकि उनको खुद भी रियलाइजेशन हो, करवा किसी और के रहा हूँ लेकिन अपना भी रियलाइज़ होगा। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। इसमें एक बच्चे ने, मैंने उनको कह दिया कि एग्जांपल देते हुए कि इससे आपको पता चलता है कि परफॉर्मेंस किसी चीज़ की आपने देखनी हो तो एवरेज के बारे में बात हो रही थी, एवरेज के फ़ायदे क्या होते हैं। तो प्रेडिक्शन में फ़ायदा देता है, गोल सेटिंग में फ़ायदा देता है, कंपैरिजन में फ़ायदा देता है। और अगर आप देखें कि परफॉर्मेंस मेजर करनी है फॉर एग्जांपल किस चीज़ की, तो मेरे मुँह से निकल गया गाड़ी का, कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कितनी है, अच्छे पेट्रोल पे, फ्यूल पे कितनी माइलेज दे रहा। तो साथ ही वो सर, उसने कहा कि सर माई फादर वाज सेइंग लास्ट वीक ही सेड कि आवर परफॉर्मेंस ऑफ द कार इज़ गोइंग रियली बैड, पता नहीं इस तरह कुछ के उसमें, तो हम वी माइट हैव टू चेंज सम पार्ट सो दैट आवर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। बच्चे किस्से बड़े सुनाते हैं। अभी इस दफ़ा हमने दुबई के बड़े किस्से सुने हैं स्कैमिंग के। अब होता है दुबई में स्कैमिंग बहुत होती है। बच्चे बता रहे हैं, कहते कॉल आती है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ फ्रॉड कॉल भी बड़ा कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे ख्याल से इंटरेस्ट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस बहुत अच्छी है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समटाइम्स मुझे लगता है कि बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। तो मुझे अभी सीख रहा हूँ मैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो शो करते हैं बच्चे की एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। हर दफ़ा हंसना, कहका मारना मेरी तरह, वो सेटिस्फैक्शन ज़रूरी नहीं है। आई थिंक हमारा बार भी असल में काफ़ी हाई सेट है, तो शायद उस वजह से भी है। मे बी। ठीक है सर, बेहतरीन है। इसी तरह इंशाल्लाह हर हफ्ते करते रहेंगे। बड़ा अच्छा ये सम अप हो जाता है, सारी बातें एक दफ़ा कवर हो जाती है। वेरी गुड एक्टिविटी फॉर इवन आवरसेल्व्स रिफ्लेक्शंस। अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि हमने अपना डेटा पे बात ज़रूर करनी है, बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव गैदर्ड ना, मैं दिखाना चाहता हूँ सबको कि हम कैसे कर रहे हैं सब। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।